धारा घनत्व के बाद हम लोग इस लेसन में और आगे का एक आर्टिकल लेना चाहते हैं, जिसमें हम ले रहे हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा के प्रकार। देखिए मैं आपको बता दूं, वैद्युत धारा के जो टाइप्स हैं वो कोई सर्टिफाइड टाइप्स नहीं है, प्रमाणित नहीं हुआ है कि इतने प्रकार की वैद्युत धारा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका कैरेक्टरिस्टिक्स देखकर, उनके गुण देख करके, उनके लक्षण देख करके हमने उनके नॉमेनक्लेचर कर दिए हैं, उनके नाम रख दिए हैं और उसी से हम उनको पहचानने लगे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि वैद्युत धारा का कभी प्रकार आया, एक बच्चे ने बोला वैद्युत धारा 2 प्रकार की होती है, उसने लिखा 2 प्रकार की, एक ने लिख दिया वैद्युत धारा 4 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। तो किसका सही है किसका गलत है नहीं कह सकते। तो यहां पर इलेक्ट्रिक करंट के कोई सर्टिफाइड टाइप्स है ही नहीं, बस उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे कि वो किस तरीके का बिहेवियर करती हैं, उनके हिसाब से हमने उनके नाम रख दिए हैं बस, और उसी से हम उसको पहचानते हैं। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट का लेसन हम पढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट के लेसन में ये हम नॉमेनक्लेचर्स यूज किया करेंगे, उनके ये नाम यूज करेंगे, तो वो आपको पता होना चाहिए। और अभी फिलहाल हम इनके केवल नाम पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो एक एक करके हम उनको पढ़ते चलते हैं और देखते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गुण हैं। इसीलिए हमने आज हेडिंग बनाई है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहला जो टाइप हम इलेक्ट्रिक करंट में आपको बताना चाहते हैं वो है, इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, और मैं आपको बताऊं इसी को हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्टेडी करंट। देखो स्टेडी का मतलब ही होता है स्थायी, तो हम इसे हिंदी में दिष्ट धारा भी बोल सकते हैं। और आपको पता होगा शायद डायरेक्ट करंट है ना, इसी को हम शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं। एसी और डीसी 2 करंट पढ़ी है ना आपने मेनली, तो ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट को अंग्रेजी के दूसरा नाम बताइए, स्टेडी करंट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दिष्ट धारा, और इसका शॉर्ट नेम क्या है, डीसी। ठीक है, कैसी करंट होती है ये, तो हम क्या करते हैं, हमने जहां पर ये करंट फ्लो हो रही है, इससे हमने पंखा चलाया, बल्ब जलाया, कुछ भी हम इससे चला रहे हैं, और उसके रास्ते पर तार को काटकर हमने एक एम्पियर मीटर लगा दिया। हम इसको देखना चाहते हैं और इसमें टाइम और करंट के बीच एक ग्राफ बनाना चाहते हैं कि टाइम और करंट के बीच का ग्राफ कैसा होगा, उसको देखेंगे, हमको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। तो हमने इस करंट से बल्ब जलाया और उसका जो कंडक्टर था, तार था बीच में, उसको हमने काटा, वहां पर एक एम्पियर मीटर लगा दिया। एम्पियर मीटर मतलब अमीटर। देखो मीटर हर उस चीज के पीछे लगेगा जिससे आप कोई चीज नापते हैं। जैसे वोल्ट मीटर आ गया तो वोल्टेज नापने की डिवाइस वोल्ट मीटर। एम्पियर मीटर अगर आया, इसका मतलब एम्पियर किसका यूनिट है, करंट का, तो एम्पियर मीटर यानी कि करंट को नापने वाला जो यंत्र होता है, शॉर्ट में उसी को अमीटर बोल देते हैं हम। तो अमीटर उसमें लगाया और एक घड़ी लेके आराम से हम बैठ गए। क्या किया, बल्ब जल रहा है, तार बीच में काट के क्या हमने लगा दिया, अमीटर। अमीटर क्या करेगा, करंट को नापेगा, और हम एक घड़ी लेकर और बैठ गए, उसके सामने देख रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, उसका एक ग्राफ बनाते हैं, और हमने ग्राफ में आप जानते हैं 2 राशियों के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो एक राशि हमने इधर की तरफ ले लिया और इधर की तरफ हमने लिया टाइम। इधर की तरफ और इधर की तरफ हम क्या लेंगे, तो हमने ये मान लिया कि जो चालक तार है, ये ऐसा चालक तार है, अगर उसमें इधर से इधर की धारा बहेगी तो हम ये दिशा पॉजिटिव डायरेक्शन लेंगे। अगर उस कंडक्टर में इधर से इधर की तरफ करंट बहेगी तो हम उसको क्या मान लेंगे, नेगेटिव करंट मान लेंगे। ठीक है, जैसे ये चालक तार है, अगर इस चालक तार में धारा इधर से इधर की तरफ ऐसे बह रही है तो हम इस धारा को कैसी धारा मानेंगे, धनात्मक करंट, धनात्मक वैद्युत धारा, पॉजिटिव करंट। अगर इसमें उल्टे दिशा में धारा बहेगी तो हम इसी को नेगेटिव करंट मान लेंगे। पॉजिटिव करंट होगी तो हम ऊपर साइड उसका ग्राफ बनाएंगे, नेगेटिव करंट होगी
तो नीचे साइड हम उसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे। ये टाइम इसमें लिया, इसमें हमने करंट ले लिया। एक्स एक्सिस की तरफ हमने समय ले लिया और वाई अक्ष की तरफ हमने करंट, उसमें भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव करंट और नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ नेगेटिव करंट। अब हम घड़ी में टाइम देखते जाते हैं और करंट को पॉइंट आउट करते जाते हैं कि कितनी यहां पर आ रही है। हमने देखा कि जब जीरो टाइम है या हमने जैसे ही घड़ी चालू की और करंट बहना शुरू किया या सर्किट पहले से ऑन था, हमने अब घड़ी चालू की, जीरो टाइम पर हमने देखा कि इसमें कुछ करंट आ रही है, से दिस इज 5 एम्पियर करंट। और हमने क्या देखा कि इस दिशा में करंट आ रही है। अगर इस दिशा में आ रही तो करंट कैसी है, पॉजिटिव है, तो ग्राफ कहां बनना चाहिए, ऊपर की तरफ। तो हमने यहां पर एक निशान लगा दिया। हमने फिर 1 सेकंड के बाद देखा, घड़ी हमारे पास है, हम बार बार थोड़ी थोड़ी देर में देखते हैं कि कितनी करंट आ रही है। 1 सेकंड के बाद देखा करंट 5 एम्पियर और अभी भी इसी दिशा में। फिर 1 सेकंड के बाद देखा करंट 5 एम्पियर और उसी दिशा में। 1 सेकंड के बाद देखा करंट 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन, 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन, 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन, 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन, 5 एम्पियर सेम डायरेक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि डायरेक्ट करंट में हमने जो घड़ी ली उसमें हम बार बार समय देखते थे, हर सेकंड के बाद टाइम देखते जा रहे थे और बार बार चालक में यह एम्पियर मीटर जो हमको बताता था वो ये बताता था कि परिपथ में बहने वाली धारा एक तो हमेशा इधर ही की तरफ है, कभी उसने इधर की दिशा में अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। दूसरी चीज, कभी उसने अपनी वैल्यू भी चेंज नहीं की। 5 एम्पियर की अगर 6 एम्पियर होती तो ये निशान थोड़ा ऊपर लगता, दिशा तो चेंज नहीं की, तो हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन पे ही निशान हमने लगाया, नेगेटिव साइड कहीं निशान नहीं लगाना पड़ा। अगर वैल्यू 5 की 6 होती तो थोड़ा ऊपर आ जाता, 7 होती तो और ऊपर आ जाता, 4 होती तो थोड़ा नीचे लगता निशान, 3 एम्पियर होती तो और नीचे लगता निशान। अगर दिशा बदलती तो नीचे साइड में निशान लगाना पड़ता हमको। लेकिन हमने क्या देखा कि जितनी देर तक सर्किट में करंट फ्लो हुई उतनी देर तक ना तो उस करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली, हमेशा अगर इधर बह रही तो इधर की तरफ ही बह रही है वो, और ना ही तो उसने अपना मैग्नीट्यूड बदला, उसने अपना परिमाण भी नहीं बदला। वैल्यू अगर शुरुआत में 5 एम्पियर थी तो आप कितने भी लंबे समय के बाद देखिए 5 एम्पियर ही आपको बार बार मिलती चली जाती है। अब इन सभी बिंदुओं को मिलाकर, इन सभी बिंदुओं को मिला के हमने ऐसा इनको ज्वाइन कर दिया, तो ये हमने क्या बना दिया, ये दिष्ट धारा का क्या बन गया, ग्राफ। तो ऐसी करंट दिष्ट धारा होती है। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, जैसे ये आपके पास एक कंडक्टर है ये, और इसमें अगर किसी भी एक जगह पर आप देखेंगे करंट फ्लो हो रही है, तो वो करंट अगर इधर से इधर जा रही है तो हमेशा इधर से इधर ही जाएगी। दूसरी चीज, उसका परिमाण भी नहीं बदलेगा। अगर 2 एम्पियर है तो अभी 2 एम्पियर है, 1 सेकंड के बाद भी 2 एम्पियर है, 15 मिनट के बाद भी 2 एम्पियर रहेगी, आधे घंटे बाद भी 2 एम्पियर रहेगी। तो स्टेडी करंट ऐसी करंट होती है, ना तो अपनी दिशा बदलती है और ना ही तो अपना परिमाण बदलती है। तो दिष्ट धारा का परिमाण और दिशा दोनों कैसे रहते हैं, एक जैसे रहते हैं, बदलते ही नहीं है। तो इसका जो दिष्ट धारा होती है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी कैसा रहता है, सेम। सेम मतलब कांस्टेंट, बदलता नहीं है। और इसकी जो डायरेक्शन है वो भी सेम रहती है, नो चेंज, डायरेक्शन भी बदलती नहीं है। ये करंट को हम बोलते हैं दिष्ट धारा। डायरेक्ट करंट स्टेडी करंट कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं बदलती, एक वैल्यू पर बिल्कुल फिक्स बनी रहती है, एक वैल्यू पर स्थिर रहती है, इसीलिए इसका दूसरा नाम भी रख दिया हमने स्टेडी करंट। कुछ बात समझ में आई? ये कहाँ मिलती है आपको? बड़ा सिंपल है, आपकी बैटरी से, सेल से जो भी करंट आपको मिलती है वो डायरेक्ट करंट ही आपको मिलती है। कुछ बात समझ आ रही है?
बैटरी से, सेल से, इनसे जो भी आपको करंट मिलती है वो डायरेक्ट करंट ही मिलती है। लेकिन आपके घर में जो इन्वर्टर लगा होता है, आप ध्यान दीजिए, ये आपके घर का इन्वर्टर है और यहां नीचे एक बैटरी लगी है जिसमें ऐसे दो टर्मिनल लगे हुए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। इन्वर्टर से ऐसे दो तार ऐसे जाते हैं इन्वर्टर से बैटरी के बीच में, और उसके बाद यहां से जो दो तार निकलेंगे उनमें आपके घर की लाइन लगी हुई है, मालूम है ना आपको? ठीक, तो ये बैटरी है। यहां पर ये बैटरी होती है कि बैटरा होता है? नहीं तो आप लोग तो बैटरा बोलते हो। साइज देखकर नाम का अंदाजा मत लगाइए, ठीक है? अब कोई आदमी बहुत बड़ा हो गया तो उसमें आदमा नाम थोड़ी रख देंगे आप। कोई लेडी का शरीर बहुत बड़ा हो गया तो उसे लेडा कह देंगे क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। तो ये बैटरी ही होती है। लेकिन आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, इन्वर्टर में जो बैटरी लगती है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है तो उसको बैटरा बोलने लगते हैं। बैटरा क्या होता है? कुछ नहीं होता, बैटरी ही होती है वो। अब ध्यान दीजिए, इन्वर्टर और बैटरी के बीच में जो तार ये दो लगे हुए हैं, यहां पर आपको डायरेक्ट करंट ही मिलेगी। जब मेन लाइन से इन्वर्टर में आएगी, मतलब जब बिजली आ रही है पावर हाउस से, उस समय बैटरी क्या हो रही है? चार्ज हो रही है। तो उस समय आती इसमें एसी, यहां पूरा में एसी चलती है। फिर आती एसी है, इन्वर्टर उसको किस में बदल देता है? डीसी में। बैटरी चार्ज होती है। जब पावर हाउस वाले आने वाली बिजली खत्म हो जाती है, चली जाती है, तो आपकी बैटरी फिर आपको सप्लाई देती है। तो जब आपकी बैटरी आपको सप्लाई दे रही होती है, उस समय भी वो आपको कौन सी करंट देती है? डीसी, इन्वर्टर तक देती है डीसी। और इन्वर्टर उस डीसी को क्या कर देता है? इन्वर्टर फिर उसको एसी में बदल देता है। तो बाहर से आती एसी है, इन्वर्टर डीसी में बदल देता है, बैटरी चार्ज कर देता है। बैटरी से डीसी निकलती है, इन्वर्टर एसी में बदल देता है। ये पूरा एसी से चल रहा है। अगर बिजली है, इस समय जैसे बिजली नहीं है तो बैटरी सप्लाई दे रही है और इन्वर्टर उसको एसी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है? तो उसका परिमाण जो है वो नहीं बदलता और उसकी दिशा भी नहीं बदलती। इस प्रकार की करंट होती है डायरेक्ट करंट। इसी का एक उल्टा हमने बना लिया, एक उल्टा करंट बना लिया इसी का, और उसका नाम हमने रख दिया वेरिएबल करंट। वेरिएबल का मतलब ही होता है परिवर्तनशील, या जो चीज बार बार समय के साथ बदलती जाए उसे आप क्या बोलेंगे? वेरिएबल। तो ये वेरिएबल करंट है। वेरिएबल करंट कैसी होती है? वेरिएबल करंट ऐसी होती है जिसका परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ क्या हो सकते हैं? बदल सकते हैं, या दिशा ना बदले परिमाण ही बदलता रहे, तो वेरिएबल करंट होगी वो। उसका आप अगर ग्राफ बना के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये टाइम ले लिया हमने और इधर की तरफ हमने क्या ले ली? करंट ले लिया, ठीक है? अब इसमें हमने देखा शुरुआत में इतनी करंट थी, थोड़ी देर के बाद इतनी करंट बढ़ गई थोड़ी सी, थोड़ी देर के बाद करंट और बढ़ गई, थोड़ी देर के बाद करंट और बढ़ गई, फिर देखा उतनी बनी रही, उतनी बनी रही, थोड़ी देर के बाद थोड़ी कम होने लगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक करंट कभी बढ़ती है कभी घटती है। इस तरीके से उसका ग्राफ हमको मिलता है। तो ये वाली करंट का नाम क्या रखा हमने? वेरिएबल करंट, जिसका परिमाण समय के साथ निरंतर क्या होता रहे? बदलता रहे। ऐसी करंट को हम बोलेंगे वेरिएबल करंट, ठीक है? परिमाण समय के साथ परिमाण समय के साथ निरंतर बदलता है, तो इस प्रकार की करंट होती है वेरिएबल करंट। ओके, अच्छा, वेरिएबल करंट के बाद हम एक टाइप लेते हैं करंट का जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, इसको हम बोल सकते हैं तत्कालिक धारा या तात्क्षणिक धारा भी बोल सकते हैं। तत्कालिक धारा, देखिए इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट का मतलब क्या होता है?
इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण भर के लिए। इंस्टेंट का हिंदी मीनिंग क्या होता है? क्षण भर। तो ये तत्कालिक धारा, इंस्टेंटेनियस करंट किस करंट को कहा जाएगा? तो आंसर है इंस्टेंटेनियस करंट उस करंट को बोला जाएगा जो किसी भी वैद्युत परिपथ में कितनी देर के लिए आएगी, क्षण भर के लिए आएगी। ऐसी वैद्युत धारा को हम कौन सी धारा बोला करेंगे? इंस्टेंटेनियस करंट, तत्कालिक धारा। बात समझ में आ गई? तो अब आपको नाम से भी पता चल रहा है कि तत्कालिक धारा वो धारा होती है जो कितनी देर तक जिंदा रहेगी, क्षण भर के लिए। क्षण भर के लिए परिपथ में आएगी और इसके बाद उसका काम खत्म। जैसे हमने क्या किया, एक कैपेसिटर लिया, अभी आप हाल ही में कैपेसिटर पढ़ के आए हैं। हमने एक कैपेसिटर लिया और उस कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और यहां पर हमने अपना एक स्विच लगा दिया भाई। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी के सिंबल और कैपेसिटर के सिंबल, इन दोनों में फर्क है। बैटरी की एक लाइन लंबी, एक छोटी। कैपेसिटर की दोनों लाइंस बराबर बनाई जाती हैं। अब जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे, हमने जैसे ही स्विच ऑन किया तुरंत यहां से चार्जेस चले और प्लेट में जाकर के ऐसा कैपेसिटर को इन्होंने क्या कर दिया, चार्ज कर दिया। कितना टाइम लगेगा चार्ज होने में? एक क्षण भर केवल लगेगा, एक इंस्टेंट केवल लगेगा। और जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे चट से यहां से चार्जेस जाएंगे और कैपेसिटर को क्या कर देंगे, फुल हो जाएगा, भर जाएगा, चार्ज हो गया कैपेसिटर। लेकिन कैपेसिटर चार्ज कैसे हुआ? आपने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते ही चार्जेस ऐसा चले। और शुरू में ही हमने बोला है, आपने भी याद किया हुआ है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में चार्ज चलेगा तो चार्ज के चलने को ही हम क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा। तो क्षण भर के लिए ही सही, क्षण भर के लिए ही सही कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए इस परिपथ में चार्जेस चले। और अगर आवेश चले इसका मतलब क्षण भर के लिए परिपथ में धारा बही। अगर ये धारा क्षण भर के लिए आई तो ये कौन सी धारा है? तात्क्षणिक धारा है। समझ में आया? तो यहां कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो धारा बैटरी से गई वो क्षण भर के लिए गई थी। और ये वाली करंट को एक और नाम हम रखते हैं चार्जिंग करंट। कितना इजी है, क्यों? कैपेसिटर आप चार्ज कर रहे हो ना, चार्जिंग करंट इसका नाम है। लेकिन ये धारा कितनी देर तक परिपथ में बहती? क्षण भर के लिए। इसलिए इस धारा का नाम क्या है? तत्कालिक धारा। तात्क्षणिक धारा भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट भी आप बोल सकते हैं। अच्छा, इसी में एक और चीज देखिए, फिर से हमने एक कैपेसिटर लिया और इस बार ये कैपेसिटर ऐसा है कि ये पहले ही से चार्ज है। ये कैपेसिटर कैसा है? पहले ही से चार्ज है। अब पहले से चार्ज है, मैंने बस क्या किया, इसकी दोनों प्लेटों में एक एक तार लगाया और उस तार को आपस में ले जाकर यहां पर हमने जोड़ दिया। एक इस दो प्लेटें लगती हैं, एक तार इस प्लेट से निकाल के लाइए, एक तार इस प्लेट से निकाल के लाइए और दोनों को यहां लाके ऐसा टच करा दीजिए। उनको जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये कैपेसिटर कैसा था? चार्ज। जैसे ही आप तार जोड़ेंगे प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, प्लस और माइनस एक दूसरे में मिलना चाहते हैं। लेकिन यहां बीच में क्या है? एयर। एयर की वजह से ये एक दूसरे से नहीं मिल पाते। लेकिन अब इनको एक रास्ता तो ये मिल गया, तार से आकर ये एक दूसरे से मिल सकते हैं। तो जैसे ही आप ये टच कराओगे ये वाले प्लस और ये वाले माइनस सब एक दूसरे की तरफ भागेंगे और बड़ी जल्दी से प्लस माइनस मिल जाएगा। एक छोटा सा स्पार्क होगा, चिंगारी उठेगी और हम बोलते हैं क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट हो गया। क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट हो गया। इसके सारे प्लस खत्म, इसके सारे माइनस खत्म, कैपेसिटर क्या हो गया? डिस्चार्ज। लेकिन क्षण भर के लिए ही सही, पर ये चार्ज इसमें बहे। और किसी कंडक्टर में चार्ज का फ्लो होना क्या होता है? करंट। तो करंट बनी,
लेकिन ये करंट कितनी देर के लिए बनी? क्या 10 मिनट तक बनी? नहीं, फॉर ओनली एन इंस्टेंट, एक क्षण भर के लिए बनी, काम खत्म हो गया उसका। तो ये वाली धारा भी कौन सी धारा है? इंस्टेंटेनियस करंट है, तत्कालिक धारा है, तात्क्षणिक धारा है। और इसमें कैपेसिटर चार्ज हुआ कि डिस्चार्ज हुआ, इसलिए इस वाली करंट का नाम हमने रखा डिस्चार्जिंग करंट। तो चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट दोनों ही कितनी देर के लिए परिपथ में उत्पन्न होती हैं? क्षण भर के लिए, और इसीलिए इनका नाम हमने क्या रखा? तात्क्षणिक धारा या तत्कालिक धारा। आप तात्क्षणिक धारा भी कह सकते हैं। अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस करंट, समझ आया? एक इंस्टेंटेनियस करंट और भी बड़ी आप देखते रहते हैं, हमेशा आप देखते हैं। कौन सी? किसी को याद है? ऐसी कहीं पे करंट आप देखो क्षण भर के लिए बही, खत्म हो गई। बताइए, नहीं याद आ रहा है? अरे आजकल बरसात का मौसम है, बिजली गिरती है कभी आपकी तरफ? कभी सुना है आवाज आपने उसकी? लाइटनिंग भी उससे होती है और थंडरिंग भी उसमें होती है। लाइटनिंग मतलब क्या बोलते हैं आप उसको? बड़ी जोर से रोशनी, चमक, बड़ी जोर से चमक उसमें उत्पन्न होती है और बड़ी जोर की गर्जन भी उसमें सुनाई पड़ती है आपको। कितनी देर के लिए वो सब होता है? एक क्षण भर के लिए। बादलों में ऐसे बादल टकराए, उनमें चार्ज था, जैसे ही चार्ज आपस में टकराया, चार्ज के टकराने से बहुत ज्यादा स्पार्क और बहुत ज्यादा साउंड पैदा हुआ और वो अर्थ की तरफ गिरती है बिजली। एक क्षण भर लगते हैं और बड़ी जोर की गर्जन और प्रकाश के साथ वो अर्थ पे चली जाती है। तो ये वाली करंट भी कौन सी करंट है? ये वाली करंट भी आपकी तात्क्षणिक धारा है, इंस्टेंटेनियस करंट है। इसमें कौन सा मार 2 घंटे तक गिरती रहती है बिजली, ये तो क्षण भर के लिए गिरती है। तो ये धारा भी कौन सी धारा हो गई? तात्क्षणिक धारा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक करंट हम लेते हैं जिसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, इसका जो शॉर्ट नेम है ये होता है एसी। डीसी और एसी, यहां पर मैंने 2 करंट लिखी और क्लास 10th में भी शायद आपको ये 2 टाइप की करंट्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। तो ये अल्टरनेटिंग करंट है एसी, इसका शॉर्ट नेम है अल्टरनेटिंग करंट एसी। ये करंट कैसी होती है? ये करंट काफी अजीब होती है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। और ये जो पावर हाउस से आपको बिजली की सप्लाई होती है ना, ये इसी करंट की होती है। अल्टरनेटिंग करंट की ही सप्लाई आपको दी जाती है। समझ आ रही है? अच्छा, कैसी होती है ये करंट? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मान लिया कि ये चालक तार है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही, हाँ इसे हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रत्यावर्ती धारा बोलेंगे इसे हिंदी में। अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है ये? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे ये चालक तार है और इसमें प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, तो इसके बहने का ढंग क्या है वो सुनिएगा थोड़ा। शुरुआत में ये करंट 0 है, अभी 0 से बढ़ना शुरू हुई। पहले देखो, ये करंट पहले बढ़ती है, मैक्सिमम होती है, फिर घट के 0 हो जाती है, फिर बढ़ना शुरू होती है, मैक्सिमम होती है, फिर घट के 0 हो जाती है। लेकिन एक बार 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0 होने के बाद जब दोबारा बढ़ना शुरू होती है तो दिशा बदल देती है अपनी। देखो मैंने क्या बताया, पहले एक सिंपल लैंग्वेज में समझिए प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। प्रत्यावर्ती धारा कैसे फ्लो होगी? आंसर है पहले 0 से कैसी होगी? मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से 0, क्लियर? फिर 0 से मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम से, फिर 0 से मैक्सिमम से, 0 से मैक्सिमम से, ये होगा। तो ये करंट का बहने का तरीका है। लेकिन
जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो होने के बाद हर बार वो अपनी दिशा बदल देती है। अगर पहले इस दिशा में थी तो अब इस दिशा में बहना शुरू हो जाएगी, डायरेक्शन चेंज कर देती है अपनी। और बहने का तरीका उसके यही है, किसी भी कंडक्टर में फ्लो करने का मेथड यही है उसके। जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, जीरो मैक्सिमम, बस यही दो होते रहते उसमें। ध्यान रहेगा, ठीक। और दिशा कब बदलती है? एक बार जीरो से मैक्सिमम होगी, फिर मैक्सिमम से जीरो हो जाएगी। तो जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो होने के बाद अगर वो इस दिशा में थी तो अब अपनी दिशा को क्या कर देगी? बदल लेगी, ऐसे बहना शुरू हो जाएगी। फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर दिशा बदल दिया, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, फिर जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, ये करती रहती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाने जाते हैं ना, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ये टाइम ले लिया हमने, ये पॉजिटिव करंट ले रहे हैं इधर की तरफ हम, मतलब अगर करंट इस दिशा में है तो ग्राफ ऊपर बनेगा, अगर करंट दूसरी दिशा में है, उलट गई है दिशा, तो ग्राफ नीचे की तरफ बनेगा। नेगेटिव करंट अगर है तो ग्राफ हम नीचे बनाएंगे। इसका ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखिए कैसे होती है। पहले जीरो, जीरो से थोड़ा थोड़ा टाइम गुजरा, इतनी हो गई, और टाइम बीता, इतनी हो गई, और टाइम बीता, मैक्सिमम हो गई। फिर हमने देखा टाइम और बीता, कम होना शुरू हो गई करंट, और टाइम बीता और कम हो गई, और टाइम बीता जीरो हो गई। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। देखो, पहले पॉजिटिव डायरेक्शन पे जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, कौन सी डायरेक्शन पे? पॉजिटिव डायरेक्शन पे। फिर जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो है, लेकिन अब जब जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो है, दिशा बदल दिया उसने अपनी। इसका मतलब ये कि अगर इधर की तरफ बहने से करंट की पॉजिटिव डायरेक्शन है और इधर की तरफ बहने से करंट की नेगेटिव डायरेक्शन है, तो पहले जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो इधर की तरफ बहती है, फिर अपने आप दिशा बदल देती है, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो इधर की तरफ बहना शुरू करती है। समझ आ रही है आपको कुछ बात? इस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है सर्किट में। अब आप सोचिए थोड़ा सा, पहले करंट जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम जीरो इधर की तरफ बहेगी, फिर इधर की तरफ बहेगी, ऐसे जाना, ऐसे जाना, ये उसका एक चक्कर माना जाएगा। देखो ना, पहला आधा चक्कर ऊपर, फिर आधा चक्कर नीचे। तो एक बार इस दिशा में जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो होना, फिर इस दिशा में जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से जीरो होना, ये उसका वन कंप्लीट साइकिल माना जाएगा, एक पूर्ण चक्कर उसका माना जाएगा। और एक पूरे चक्कर में आधी देर तक इधर और आधी देर तक इधर बहती है। और अब मैं और एक चीज जानकारी के लिए आपके बताऊं, एक चक्कर में एक बार इधर और एक बार इधर की तरफ बहते हैं चार्जेस। एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है, एक सेकंड में 50 चक्कर, यानी कि 100 बार 50 चक्कर लगाएगी। एक चक्कर में एक बार इधर, एक बार इधर, और एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है करंट। कितनी जल्दी, पता नहीं कितनी जल्दी ये करती होगी अपने आप को रोटेट। तो इसमें जो चार्जेस बहते हैं, इसमें ये वाले चार्जेस नहीं होते। कौन से? जो डीसी में होते हैं। जैसे अगर हम जिक्र करें, अभी कुछ दिन पहले ही हम, एक दो दिन पहले भी बात कर रहे थे हम आपसे कि पावर हाउस से हमारे यहां तक कितने तार आते हैं? पावर हाउस से हमारे यहां तक 2 तार आते हैं। समझ आया, याद आया आपको? एक तार से चार्जेस आएंगे हमारे घर तक और दूसरे तार से चार्जेस वापस जाएंगे। लेकिन अल्टरनेटिंग करंट में ये वाले चार्जेस नहीं होते कि जो पावर हाउस से हमारे घर तक आएंगे फिर हमारे घर से पावर हाउस तक जाएंगे, ये वाले चार्जेस इसमें नहीं होते। आप खुद सोचिए ना, उनको बार बार बड़ी जल्दी जल्दी इधर ऐसे ऐसे करना है तो वो कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें कौन से चार्जेस होते हैं? इसमें जो चार्ज जहां होता है वो वहीं रुका रहता है अपनी जगह पर।
बस क्या करते हैं, अगर ये 1 2 3 4 चार्जेस हैं, 5 चार्जेस हैं, तो एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। जैसे ही आप ऑन करोगे स्विच, ये बस ऐसे ऐसे करते रहते हैं। तो पावर हाउस का चार्ज आपके घर तक नहीं आता इस पे। अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज पावर हाउस पे डाल दिया जाएगा, क्या वो चार्ज आपके घर में आता है? आंसर इज नो। पावर हाउस का चार्ज आपके घर तक नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको बड़ी तेज तेज चलना है और बड़ी जल्दी जल्दी अपनी दिशा बदलनी है। थोड़ी देर तक इस दिशा में जाना है, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, और 1 सेकंड के अंदर 50 बार उसको ये करना है। 1 सेकंड के अंदर। सेकंड का अंदाजा लग रहा है आपको? 1 सेकंड कितनी जल्दी गुजर जाता है। आप पलक झपकाओ, 1 सेकंड गुजर जाएगा। और इतनी जल्दी जल्दी 50 बार उसको ऐसे 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 करना है, तो ये पॉसिबल नहीं होता। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट में पावर हाउस में जो चार्ज डाला जाता है वो कभी भी हमारे घर तक नहीं आता। तो क्या होता है? बस इतना होता है कि जो चार्ज जहां है वो वहीं रहता है, बस वो केवल वाइब्रेट करता रहता है, ऐसे ऐसे कंपन करता है। तो थोड़ी देर तक इस दिशा में चलता है, थोड़ी देर तक इस दिशा में चलता है, फिर ऐसे चलता है, फिर ऐसे चलता है। तो उसको ऐसे ऐसे चलना आसान है और बड़ी जल्दी जल्दी कर लेगा। लेकिन पावर हाउस के चार्ज को ये 500 किलोमीटर दूर अगर कहीं किसी का घर है, वहां ले जाना है, तो नहीं जा सकता उतनी जल्दी जल्दी वो। इसलिए अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज जहां पर है वहीं रहता है। वो सिर्फ क्या करता है? वाइब्रेशन करता है, ऑसिलेशन करता है, दोलन करता है, पेंडुलम जैसे, बस वो दोलन करता रहता है। और ये बड़ा सिंपल है। जैसे ये पावर हाउस का चार्ज है, ये आपके घर का चार्ज है। आप सोचोगे ऐसा अगर होता है तो इतनी जल्दी हमारे घर तक लाइट कैसे आ जाती है? बड़ा सिंपल है ना। ये पावर हाउस का चार्ज है और ये कहाँ का चार्ज है? हमारे घर का स्विच का चार्ज है, घर का इस सर्किट का चार्ज है। पावर हाउस में जैसे इस चार्ज को ऐसा धक्का दिया, तो ऐसा थोड़ी कि केवल यही बस चलेगा। जैसे ही इसको धक्का दिया, देखो इधर का चल गया कि नहीं चल गया। तो जैसे ही पावर हाउस में स्विच ऑन किया, यहां का अपने आप चल जाता है। इतना फास्ट एक्शन इनमें होता है, तभी तो बिजली की स्पीड बड़ी ज्यादा होती है। 3 × 10⁸ मीटर लाइट की स्पीड से ये ट्रेवल करती है सर्किट में। तो पावर हाउस में वहां जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, तो यहां ऐसा नहीं होता कि पहले ये वाला हिलेगा, फिर ये वाला हिलेगा, फिर ये हिलेगा, फिर ये हिलेगा और ये हिलेगा। ऐसा कभी नहीं होता। उन्होंने इसको हिलाया, स्विच ऑन करके जैसे ही इसको हिलाया, ऐसे किया, ये अपने आप चल गया यहां पर। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो चार्ज जहां पर है वहीं पर रह के वो क्या करता है? वाइब्रेशन करता है। लेकिन ध्यान से सुनना, ये 4 चार्जेस हैं। हम यहां पर खड़े हैं करंट को देखने के लिए कि करंट बही कि नहीं बही। ये 4 चार्जेस पहले इधर गए। हम तो काउंट कर लेते हैं कि 4 आवेश, 4 इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गए और इलेक्ट्रॉन चले। इसका मतलब क्या हुई? करंट फ्लो हुई। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे गए, इसका मतलब करंट बही। फिर वही 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गए, करंट फिर बही। हम ये थोड़ी सोच के रखते हैं कि वही वाले 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को आप पहचानते थोड़ी ना है। आपको तो बस इससे मतलब है आवेश प्रवाहित हुआ, इसका मतलब करंट फ्लो हुई। बस वो चाहे इधर से इधर जाए, फिर चाहे वो इधर से इधर जाए। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सर्किट में इधर से इधर जाते हैं, तो हमने बोला 1 सेकंड में 4 इलेक्ट्रॉन जा रहे, 4 एम्पियर धारा आ रही है। फिर ऐसे आ गए, हमने बोला फिर 4 बहे। तो पर सेकंड 4 कूलम अगर आवेश ऐसा ऐसा चल रहा है, इसका मतलब इसमें 4 एम्पियर की धारा बह रही है। हमें उससे कोई मतलब नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है। हम यहां पर काउंट करते हैं, हमारी काउंटिंग में 4 हो गए, हमारी काउंटिंग में 4 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए। इधर जाते हैं उधर जाते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, लकड़ी काटने के लिए कभी आप आरी का यूज करते हैं? आरा, बड़ा सा आरा लगाते हैं और लकड़ी पेड़ की बड़ी मोटी टहनी, उसको आप काटना है। तो जब उसमें आरा लगाते हैं, उसमें ऐसा 100 दांते बने हैं, दांत बने रहते हैं उसमें। अब 100 दांते, देखो आपका काम क्या है? लकड़ी का काटना। पहले वो 100 दांतुए इधर से इधर जाते हैं, लकड़ी कटी। फिर वो 100 दांतुए इधर से इधर आते हैं, फिर लकड़ी कटी। फिर ऐसा जाते हैं, लकड़ी कटी। ऐसा हमने 100 बार कर दिया, लकड़ी हमारी कट गई।
हमारा काम हो गया। हमें कोई मतलब नहीं है कि यार ऐसे चल के काटा लकड़ी को या ऐसे चल के लकड़ी को काटा उसने। कुछ बात समझ आ रही है आपको? नहीं समझ आ रही? ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट में पावर हाउस में डाला गया चार्ज, वहां से उसको धक्का जब दिया जाता है तो कभी आपके घर तक नहीं आता है। जो चार्ज जहां है रास्ते में है, रास्ते में रहेगा, बस वो अपनी जगह पर रहेगा, ऐसा वाइब्रेट करता रहता है। ठीक है। दूसरी चीज, बार बार उसका परिमाण और दिशा लगातार क्या होती रहती है? बदलती रहती है। और इस तरीके की अल्टरनेटिंग करंट है। अभी आपको प्रत्यावर्ती धारा के बारे में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा के बारे में अभी आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। प्रत्यावर्ती धारा का पूरा लेसन, पूरे 1-2 लेसन, 2-3 लेसन आपको पढ़ने हैं इस पर आधारित। इसलिए अभी केवल हम इसको इतना ही समझ रहे हैं कि प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है, इसका परिमाण कैसा होता है, इसका परिमाण भी लगातार क्या होता रहता है? बदलता रहता है, परिवर्तनशील होता है। और इसकी दिशा भी कैसी होती है? परिवर्तनशील। मतलब इसका परिमाण और इसकी दिशा दोनों लगातार बदलते हैं। देखो, पहले 0 से मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम 0, परिमाण बदल रहा है, दिशा भी बदल देता है बीच बीच में अपनी, तो दोनों चीज इसमें बदलते रहते हैं। इस प्रकार की करंट को हम कौन सी करंट बोलते हैं? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। और जैसे कि मैंने बोला, अभी आप सिर्फ इसके बारे में इतना समझ लीजिए, आगे इस पर आधारित पूरा का पूरा टॉपिक आपको स्टडी करना है, इसलिए अभी हम इतना ही इस पे रखेंगे। तो ये मैंने 4 प्रकार की धाराएं आपको बताई, और पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, करंट के कोई सर्टिफाइड टाइप्स नहीं है कि आगे कोई आपको, मैंने आपको 4 बता दिए, अब किसी ने लिख दिया 3, तो आप बोलने लगे कि नहीं हमारे यहाँ तो 4 लिखाए गए, तो 4 होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनके लक्षण को देखकर, उनके गुण को देखकर मैंने उनके नाम रख दिए हैं, और उस आधार पर ही उनके बारे में आपको बताया गया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें एक छोटी सी चीज और देखते हैं कि आवेश वाहक क्या होता है, चार्ज कैरियर। ठीक है, आप नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। आवेश वाहक, चार्ज कैरियर्स। अभी तक लगातार आप एक चीज पढ़ रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर में आवेश एक जगह से दूसरी जगह तक प्रवाहित होगा तो उसमें वैद्युत धारा बनती है। तो वैद्युत धारा कैसे बनती है? आंसर है आवेशों के चलने से, आवेशों के प्रवाहित होने से वैद्युत धारा बनती है। यही तो आप जानते हैं कि आवेश जब चालक में एक जगह से दूसरी जगह तक ऐसे चलता है, दौड़ता है, तो उससे वैद्युत धारा बनती है। ठीक है। इसके जो आपने पहला लेसन पढ़ा हुआ था आवेश के बारे में, उसमें एक बड़ा बेसिक रूल आपको बताया गया था कि आवेश सदैव किसी न किसी कण पर होता है। याद कीजिए, बताया गया कि नहीं बताया गया है? अभी हम बार बार क्या पढ़ रहे हैं कि आवेशों के दौड़ने से वैद्युत धारा बहती है। और पहले लेसन में हमने क्या पढ़ा था कि आवेश सदैव किसी न किसी पार्टिकल पर होता है। इसका मतलब है, जब हम बोलते हैं कि इसमें वैद्युत धारा बन रही है या वैद्युत धारा बनी है इसमें, इसका मतलब आवेश दौड़े हैं, और आवेश दौड़े हैं मतलब पार्टिकल दौड़े हैं, क्योंकि आवेश तो हमेशा किस पर होता है? पार्टिकल पर होता है, कण पर होता है। तो जब किसी चालक में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें पार्टिकल्स दौड़ते हैं, और वो जो पार्टिकल्स दौड़ते हैं, जिनके चलने से वैद्युत धारा बनती है, जिनके पास आवेश होता है, उनका नाम हम रखते हैं आवेश वाहक। अंग्रेजी में बोलते हैं चार्ज कैरियर्स। कुछ बात समझ में आई? तो किसी भी स्थान पर ऐसे पार्टिकल जिनके पास आवेश होता है और जिनके चलने से, जिनके दौड़ने से वैद्युत धारा बनती है, उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? हम आवेश वाहक बोलते हैं। कुछ बात समझ में आई? ठीक है। तो चाहे तो आवेश वाहक के बारे में हम एक छोटी सी डेफिनेशन 2 लाइन की नोट कर सकते हैं। आवेश वाहक ऐसे कणों को कहा जाता है आवेश वाहक ऐसे कणों को कहा जाता है
आवेशवाहक ऐसे कणों को कहा जाता है जिनके पास आवेश होता है तथा इन कणों के चलने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यह वैद्युत धारा के प्रवाह में यही कण भाग लेते हैं। आवेशवाहक ऐसे कणों को कहा जाता है जिनके पास आवेश होता है तथा इन कणों के चलने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ऐसे कणों को हम बोलते हैं आवेशवाहक। अब हमको ये देखना है कि अलग अलग टाइप से जहां पर भी करंट फ्लो होती है, जहां पर भी वैद्युत धारा प्रवाहित होती है, वहां पर कौन से आवेशवाहक किस प्रकार के कण होते हैं जो चलते हैं और वैद्युत धारा बनाते हैं। जैसे अगर आपके पास एक छोटा सा एटम है, परमाणु, परमाणु का खुद का नेट चार्ज कैसा होता है? जीरो। क्यों? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब अगर ऐसी सिचुएशन पे इससे एक इलेक्ट्रॉन ऐसा छिटक के बाहर निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन को हम इससे क्या कर दें? बाहर निकाल दें, तो इलेक्ट्रॉन के पास कैसा चार्ज है? नेगेटिव। और ये जो बचेगा, क्योंकि अभी इसका पूरा नेट चार्ज कैसा था? जीरो, जितने माइनस उतने प्लस। अगर इसमें से एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा? नेगेटिव। और ये जो बाकी बचा हुआ एटम का हिस्सा है, इसका चार्ज कैसा हो जाएगा? इसका चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास भी चार्ज है, और ये जो पॉजिटिव एटम बचा इसके पास भी तो चार्ज है। चार्ज कैरियर की डेफिनेशन ही हमने लिखी है। आवेशवाहक ऐसे कणों को कहा जाता है जिनके पास आवेश होता है तथा इन कणों के चलने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इलेक्ट्रॉन भी आवेशवाहक है, और ये वाला जो हिस्सा बचा हुआ है ये भी क्या है? ये भी तो, इसके पास भी तो आवेश है। समझ में आया? तो हम ये जानना चाहते हैं, जैसे अभी तक हम बार बार बात करते हैं कि अगर एक कंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन जब चलते हैं तो वैद्युत धारा बनती है। तो क्या इस दुनिया में इलेक्ट्रॉन ही केवल एक ऐसा कण है जो वैद्युत धारा बनाता है? क्या और कोई कण वैद्युत धारा नहीं बनाता? आंसर ऐसा नहीं है। आवेशवाहक कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग आवेशवाहक आपको देखने को मिलते हैं। बात समझ आ रही? अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग आवेशवाहक देखने को मिलते हैं। जैसे अगर हम ठोस में देखें, क्योंकि हमारे पास पदार्थ की मुख्य रूप से अगर देखें तो तीन अवस्थाएं हम कह सकते हैं, उसमें होती तो और भी हैं, केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 स्टेट्स में देखेंगे, एक ठोस अवस्था, एक द्रव अवस्था और एक गैस अवस्था। तो हम देखते हैं कि ठोस अवस्था में अगर कोई मटेरियल है तो उसमें भी करंट फ्लो होती है। ठोस अवस्था में अगर कोई मटेरियल है तो उसमें वैद्युत धारा बहती है। द्रव अगर है तो उसमें भी वैद्युत धारा बहती है, पानी में करंट फ्लो होती है। गैस अगर है तो उसमें भी वैद्युत धारा बहती है। गैस में से भी करंट फ्लो होती है, हवा में से भी करंट फ्लो होती है। ट्यूबलाइट और जितने ये आपके CFL वगैरह इसी बेसिस पर तो जलते हैं, इसके अंदर भरी गैस में ही करंट फ्लो होती है। समझ आ रही है? तो ठोसों में भी धारा बहती है, गैसों में भी धारा बहती है और द्रवों में भी धारा बहती है। हमको इस आर्टिकल में क्या समझना है? हमको यह समझना है कि ठोसों में जिन कणों की वजह से धारा बहती है वो कौन से कण होते हैं, मतलब ठोसों में किस प्रकार के कण होते हैं जो आवेशवाहक का काम करते हैं, द्रवों में किस प्रकार के कण हैं जो आवेशवाहक का काम करते हैं, और गैसों में किस प्रकार के कण हैं जो आवेशवाहक का काम करते हैं। तो एक एक करके मैं लेता हूं। सबसे पहले हम लेते हैं सॉलिड्स में। सॉलिड, और सॉलिड में 2 तरीके के मटेरियल लेंगे हम यहां पर। एक हम लेते हैं मेटल्स, मेटल्स यानी कि धातुएं, और सॉलिड मतलब कैसे पदार्थ होंगे? ठोस पदार्थ। ठोसों में 2 तरीके के, या तो वे धातुएं होंगी
और या तो वे अधातुएं होंगी, नॉन मेटल्स होंगे, या तो मेटल्स होंगे या फिर नॉन मेटल्स होंगे। मेटल्स में कौन आवेश वाहक का काम करता है? देखिए, मेटल्स में जो भी एटम्स होते हैं उनमें से एटम का नेट चार्ज 0 है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकाल दिया जाए तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और इस एटम का चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन ही धातुओं में आवेश वाहक का काम करता है। इसको हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो धातुओं में, ठोस में, अगर धातुओं में देखेंगे तो आवेश वाहक का काम कौन करेगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स आवेश वाहक का काम करता है। ठीक है। अधातुओं में कौन करता है? हाँ, इसमें जो बाकी बचता है, देखो एटम में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा निकल गया तो ये तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और ये आवेश वाहक का काम करना शुरू कर दिया। धातुओं में ये जो बाकी के हिस्सा बचा एटम का, ये पॉजिटिव है, तो क्या ये आवेश वाहक का काम नहीं करता? आवेश इसके पास, आवेश तो इसके पास भी है ना, प्लस इसके पास है, तो क्या ये आवेश वाहक का काम नहीं करता? तो आंसर है ये नहीं करता। क्यों? क्योंकि हम पहली बात कर चुके हैं कि इसका ये इतना ज्यादा भारी होता है कि ये अपनी जगह से चल फिर नहीं सकता। इसलिए धातुओं में अगर कोई आवेश वाहक का काम करता है तो कौन करता है बताइए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। और जिन परमाणुओं से ये इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया है उन परमाणुओं के पास कोई आवेश है या नहीं है? है। कौन सा आवेश है? पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या इनके पास भी तो आवेश है? तो क्या ये आवेश वाहक का काम नहीं करते? आंसर है नहीं करते। क्यों नहीं करते ये? क्योंकि इनका वजन इतना ज्यादा होता है कि अपनी जगह से हिल डुल नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, इसलिए ये आवेश वाहक का काम नहीं करता। बात समझ आ गई? ओके। तो धातुओं में आवेश वाहक का काम करने की जिम्मेदारी किसकी है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की। अधातुओं में कौन करता है आवेश वाहक का काम? आंसर है अधातुओं में कोई आवेश वाहक का काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि अधातुओं में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मतलब इसके पास चार्ज कैरियर ही बेचारे के पास नहीं होते। इसके पास नो चार्ज कैरियर्स। और यही रीजन है कि अधातुओं में वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। आप देखें, आपके अगर जूते पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, तो वो काहे की बनी है? रबर की। उसका सोल रबर का बना हुआ है और वो क्या है? अधातु है। तो उसमें से वैद्युत धारा का, उसमें क्योंकि कोई चार्ज कैरियर है ही नहीं, तो उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। और अगर उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो यही रीजन है कि अगर आप धोखे से कहीं आपसे तार टच भी हो जाता है और अगर आपने चप्पल पहनी हुई है तो आपको करंट का झटका नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि वैसे वो चार्ज आपकी बॉडी में जब टच हुआ तो टच होके कहाँ जाना चाहता है? अर्थ पे जाना चाहता है। लेकिन यहां से चला और अर्थ के बीच में आपकी क्या आ गई? चप्पल आ गई। और चप्पल का है कि रबर की, रबर में कोई चार्ज कैरियर है नहीं, सर्किट बीच से क्या हो गया? टूट गया। और अभी एक दिन हम आपको बता रहे थे कन्वेयर बेल्ट का एग्जांपल, पूरे बेल्ट में कहीं से भी एक कड़ी भी अगर टूट जाए तो करंट फ्लो नहीं हो सकते। इसलिए चार्ज जब आपकी बॉडी से टच हुआ, अल्टीमेटली वो कहां जाना चाहता है? अर्थ पर। लेकिन अर्थ पर जाने के बीच में आपकी चप्पल आ गई और चप्पल के पास कोई चार्ज कैरियर नहीं है, इसलिए सर्किट क्या हो गया? टूट गया। और सर्किट टूट गया तो करंट नहीं फ्लो होती, इसलिए आप करंट के झटके से बच जाते हो। तभी कहा जाता है कि अगर स्विच ऑन कर रहे हैं या इस टाइप का कोई बिजली से संबंधित काम करते हैं तो चप्पल या जूते, कोई स्लीपर पहने, लकड़ी के ऊपर खड़े हो जाए, ऐसा आपको बोला जाता है। क्योंकि अगर आप धोखे से भी आपसे कोई वायर टच हो गई और आपने चप्पल नहीं पहने हैं, जमीन के कांटेक्ट में आप, तो चार्ज अल्टीमेटली जाना भी कहाँ चाहता है? जमीन में। वो बड़ी जोर से बहना शुरू हो जाएगा और इतनी तेज बहना शुरू हो जाएगा फिर आप उसको रोक नहीं सकते और आपको बिजली का शॉक लगेगा ही। और जब बॉडी में से बिजली बहती है ना, शरीर में से, तो बिजली के बहने का तरीका थोड़ा सा उल्टा होता है। ये हमेशा आपके हार्ट बीट की अपोजिट डायरेक्शन पर फ्लो होती है। हार्ट बीट की अपोजिट डायरेक्शन पे आपका हार्ट ऐसे ऐसे बीट करता है बार बार, ठीक? तो अगर ये ऊपर की तरफ ऐसे, बाई चांस, एज एग्जांपल, अगर ये ऐसा हो रहा है तो करंट उसको दबाना चाहती है
और अगर ये दब रहा है तो करंट उसको फैलाना चाहते हैं। कुल मिला के हार्ट जिस तरह से बीट करता है उसके हमेशा उल्टी डायरेक्शन पे करंट का फ्लो होता है। इसलिए हार्ट कुछ देर तक तो ऐसा करंट के अपोजिशन पे वर्क करता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद हार्ट वर्क करना थक जाता है तो काम करना बंद कर देता है। और हार्ट ने काम करना बंद करा नहीं कि इंसान का भी काम जो है ना तमाम हो गया, है कि नहीं। तो आधातुओं में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरे प्रकार के मटेरियल, तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स में। इलेक्ट्रोलाइट्स आप जानते हैं क्या होता है? हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है? सेल या बैटरी के भीतर जो घोल पड़ा होता है, सेल या बैटरी में एक केमिकल घोल पड़ा रहता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। हिंदी नाम हम पूछ रहे थे आपसे, विद्युत अपघट्य। इसको हिंदी में क्या बोला जाता है? विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य में आवेशवाहक का काम कौन करता है, यह देखना है हमको। देखो, विद्युत अपघट्य यानी कि केमिकल का एक घोल तैयार करते हैं हम। बाई चांस अगर आपने केमिकल का घोल तैयार किया, जैसे आपने NaCl का घोल तैयार किया, NaCl आपने लिया, उसका आपने सॉल्यूशन तैयार किया, तो NaCl में कौन कौन है? Na है और Cl है। जब आप उसका घोल बनाएंगे तो आप देखते हैं उसका Na वाला पार्ट अलग हो जाता है और Cl वाला पार्ट अलग हो जाता है। Na के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। Cl के पास कौन सा चार्ज है? और इनको आप अपनी साइंस की भाषा में क्या बोलते हो? आयन, धन आयन, ऋण आयन, बोलते हैं या नहीं बोलते हैं आप इस तरीके से? तो NaCl का घोल जब बनाया तो Na पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया, Cl नेगेटिव चार्ज अलग हुआ, और इनको हम अपनी भाषा में बोलते हैं आयन। पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन। अब बताइए, ऐसी सिचुएशन पर जब हम उसमें लगाएंगे, कनेक्शन देंगे, बैटरी में घोल बना हुआ है NaCl का, तो उसमें किसको चलना पड़ेगा? पॉजिटिव आयंस चलेगा, नेगेटिव आयंस चलेंगे या इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे? कौन चलेगा इलेक्ट्रोलाइट्स में, बताइए। सेल के भीतर एक घोल पड़ा हुआ है NaCl का, उसके पास Na पॉजिटिव आयन भी है, Cl नेगेटिव आयन भी है। तो जब हम कनेक्शन करेंगे तो एनर्जी जब देगा वो सेल, तो किसको चलना पड़ेगा? Na पॉजिटिव आयन के चलना पड़ेगा, Cl नेगेटिव आयन के चलना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन क्यों चलेगा? इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं वहां पर। हम क्या बार बार बोल रहे हैं, उससे क्या क्या बना? सोडियम पॉजिटिव आयन, क्लोराइड नेगेटिव आयन। इलेक्ट्रॉन को तो हम कह नहीं रहे हैं, तो किसको चलना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि उसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन तो नहीं चलेगा। फिर कौन चलेगा? सोडियम आयन की क्लोराइड आयन? आंसर दोनों चलेंगे, क्योंकि एक के पास पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो दोनों चलेंगे। अब आपको समझ में आ गया कि अगर कोई घोल बनाया है आपने, तो उसके भीतर अगर करंट फ्लो होगी तो किसकी वजह से हो सकती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से तो नहीं हो सकती, क्योंकि घोल के भीतर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। क्या है उसके भीतर? आयंस। तो आयनों की वजह से भले ही वैद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में यानी कि द्रवों में अगर वैद्युत धारा का प्रवाह होता है तो किसकी वजह से होता है? आंसर है आयनों की वजह से होता है। या इलेक्ट्रोलाइट्स में, द्रवों में आवेश वाहक का काम कौन करता है? कौन सा वो पार्टिकल है जिसके पास आवेश है और वो वैद्युत धारा के प्रवाह में पार्टिसिपेट करता है? तो आंसर है वो क्या होते हैं? आयंस होते हैं। आयंस होते हैं जिनमें एक को आप बोलते हैं कैटायंस बोला जाता है, और दूसरे को आप क्या कहते हैं? एनोयन। एक कैटायन होता है और एक एनोयन होता है। दो प्रकार के आयंस होते हैं, और आवेशवाहक का काम किसी द्रव के भीतर यही पार्टिकल्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं करता।
थर्ड हम लेते हैं गैसेस की बात करते हैं जरा। ठोस की बात की, द्रवों की बात की हमने, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, घोल ले लिया, अब गैसेस की बात कर रहे हैं। ये हमने किस में देखा है? लिक्विड्स में। लिक्विड्स में इलेक्ट्रोलाइट के बारे में मैंने बताया आपको। गैसेस में अब बताइए, गैसेस में कौन सा पार्टिकल होगा जिसके पास आवेश भी हो और जब वो चले तो गैसों में धारा प्रवाहित करवा दे? आवेश वाहक का काम क्या होता है? आपने देखा होगा रोड में जब चलते समय आपने देखा होगा ट्रक मिलते हैं आपको, मिले हैं ट्रक आज तक? नहीं मिले। उनके सामने सबसे फ्रंट में लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो कैरियर का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जो ढो सके। आपकी साइकिल के पीछे एक कैरियर लगा हुआ जिससे आप कैरियल बोलते रहते, तो कैरियल नहीं होता, कैरियर है वो। कैरियर मतलब ढोने वाला। क्या ढोता है? जो रख दो वो ढो देगा। आप एक बोरी गेहूं रख दो, ढो देगा। एक बोरी आटा रख दो, वो भी ढो के पहुंचा देगा एक जगह से दूसरी जगह तक। दाल रख दो, चावल रख दो, लकड़ी रख दो, आप अपने दोस्तों को रख दो, आप अपने दादी बाबा रख दो, ढो देगा उसको। समझ रहे हैं आप? तो ये कैरियर का काम होता है। तो कैरियर किसको बोलते हैं? कैरियर वो होता है जिस पर हम कुछ रख सके और वो एक जगह से दूसरी जगह तक उसको लेके जा सके। ऐसे ही आवेशवाहक, शुरू में ही हमने बताया आपको, आवेशवाहक ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके पास आवेश भी हो और जब वो चले तो क्या बहना शुरू हो जाए? धारा बनना शुरू हो जाए उससे। ऐसे पार्टिकल को बोलते हैं आवेशवाहक। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गैसों में आवेशवाहक का काम कौन करता है? मतलब गैसों में ऐसे कौन से पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास आवेश भी हो और जब वो चले तो करंट बना दें? बताइए ऐसे कौन से पार्टिकल हैं? आंसर है कोई पार्टिकल ही नहीं होता गैस में ऐसा। आपने शुरू से ही पढ़ा हुआ है। गैस कैसी है? कुछ अलग। याद नहीं आया आपको? पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है आपका। पहले लेसन से मैं आपसे बात कर रहा हूं। गैसेस आर बैड कंडक्टर और वी कैन से गैसेस आर गुड इंसुलेटर। गैस जो होते हैं वो अच्छे कुचालक हैं लेकिन बुरे सुचालक हैं। तो उनमें कोई आवेशवाहक होता ही नहीं है, याद रखिए। गैसों में कोई आवेशवाहक मतलब चार्ज कैरियर नहीं होते हैं। गैसों में कोई आवेशवाहक नहीं होते हैं। तो ये आपने पढ़ा कि गैसें एक कुचालक होती हैं, लेकिन इसके साथ गैसों से रिलेटेड एक पॉइंट और भी आपने पढ़ा हुआ है। क्या स्टडी किया हुआ है? याद कीजिए थोड़ा सा। कैपेसिटर की जब हम उसको चार्ज करने की लिमिट पढ़ रहे थे, जिसने भी पढ़ा होगा उसको याद आ जाएगा कि एक कंडक्टर को हम किस लिमिट तक चार्ज कर सकते हैं। तो उसमें आपको बताया गया था कि अगर एक कंडक्टर है उसमें आप चार्ज भरते जाओ, एक चार्ज, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे लगातार आप कंप्रेस करके भरते जाएंगे। तो कब तक आप उसको चार्ज कर सकते हैं? जब तक कि एयर का ब्रेकडाउन स्टार्ट नहीं हो जाता। जब आप कंडक्टर को चार्ज करते जाओगे, चार्ज करते जाओगे, चार्ज करते जाओगे, तो एक ऐसी लिमिट आ जाएगी, एक ऐसा वोल्टेज इसका आ जाएगा कि उस वोल्टेज पर इसका वोल्टेज इतना हाई हो जाएगा, इसका फोर्स इतना ज़्यादा हो जाएगा कि ये एयर के पार्टिकल जो इसके आसपास हवा के कण होंगे उनसे ये क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। पढ़ाया किसी ने? पढ़ाया गया ना आपको कि जब आपको ये बताया गया था, जैसे ही हमने आपको बताया कि कैपेसिटर में आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं, चार्ज स्टोर कर सकते हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन आया कि कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। उस समय चार्ज की एक लिमिट बताई गई थी कि हर कंडक्टर की अपनी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा आप उसे आवेशित नहीं कर सकते हैं। ये लिमिट कब आती है? तो आंसर एक निश्चित वोल्टेज आने पर इसका वोल्टेज इतना हाई हो जाता है, इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना हाई हो जाता है कि फिर उसके बाद अगर हम एक चार्ज भी इसको देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन भी अगर इसको हम दे दें, तो ये आसपास जो एयर होती है ना, उसके अणुओं से इलेक्ट्रॉन पर ताकत लगा के उसको खींच लेती है।
इलेक्ट्रॉन से खींच लेती है उसके, और इलेक्ट्रॉन बह के इसमें आ जाता है। फिर एक इलेक्ट्रॉन हम इसको देंगे, फिर ये हवा से एक इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, फिर हम एक चार्ज इसको देंगे, फिर ये एक पार्टिकल खींच लेगा हवा से। तो वैसे तो गैसों में आवेश वाहक नहीं होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं एक निश्चित इलेक्ट्रिक फील्ड आने पर हवा में से भी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रॉन टूट के आ रहा है ना हवा से, तो हवा में भी इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देता है। और हवा क्या है? गैस। इसका मतलब है गैस में से इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। नॉर्मली जो गैसें होती हैं वो आवेश वाहक उसमें नहीं होते, पर एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी कंडीशन है कि वो कंडीशन अगर आप कर दें, उस कंडीशन पर आप एयर को ले आते हैं तो एयर में से भी चार्ज चलना शुरू कर देता है। और कौन सा चार्ज एयर में से चलता है? अभी क्या बताया? इलेक्ट्रॉन टूट के आना शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन चलना शुरू हुआ। तो जब गैस का दाब बहुत कम होता है तो एक निश्चित दाब आने पर हवा में से भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, और हवा में से भी बिजली बह सकती है। आसमान से जो बिजली गिरती है, कौन सा तुमने तार लगाया है? हवा में से तो बह कर पृथ्वी तक आती है। क्यों? क्योंकि उसका वोल्टेज बहुत हाई है, इसलिए वो एयर में से ही बहकर अर्थ तक चली जाती है। तो क्या आपको याद रखना है कि यदि गैस का दाब बहुत कम कर दिया जाए तो एक निश्चित दाब होने पर गैस में भी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये हम नोट कर सकते हैं। परंतु यदि किसी गैस का दाब अत्यंत कम कर दिया जाए तो एक निश्चित दाब परास पर गैसों में भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। गैसों में भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होने लगता है। तो वैसे तो गैसों में चार्ज कैरियर नहीं होते, लेकिन एक निश्चित प्रेशर रेंज आने पर जब प्रेशर बहुत लो कर देंगे तो गैसों में भी इलेक्ट्रॉनों का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, क्या ये चीजें आपको समझ में आई? मैं एक बार फिर से समराइज कर देता हूं इसको। सबसे पहले आवेश वाहक क्या होता है बताइए? ऐसे पार्टिकल जिनके पास आवेश हो और वैद्युत धारा का जब प्रवाह हो तो वो क्या करें? चलें, या उनके चलने से वैद्युत धारा बने। ऐसे पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? आवेश वाहक। ठीक है, ठोस में, सॉलिड्स में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? तो आंसर है सॉलिड्स में आवेश वाहक का काम मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं। ठीक है, धातुएं हैं तो और अधातुएं हैं तो चार्ज कैरियर ही नहीं होते उनमें। लिक्विड्स में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं? लिक्विड्स में कौन से पार्टिकल होते हैं जिनके पास आवेश भी हो और उनके चलने से करंट बने? तो आंसर है आयंस होते हैं। ठीक है, गैसेस में तो वैसे नॉर्मली तो गैसेस में कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, लेकिन अगर हम गैस का प्रेशर घटाते जाएं तो एक निश्चित दाब रेंज, एक ऐसा प्रेशर रेंज आ जाता है कि फिर गैसों में भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह स्टार्ट हो जाता है। तो गैसों में एक तो चार्ज कैरियर होते नहीं है, और अगर दाब कम कर देंगे तो कौन सा चार्ज कैरियर उसमें चलना शुरू कर देगा? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वजह से गैसों में प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये चार्ज कैरियर के बारे में है। आपको मालूम होना चाहिए कि किस प्रकार का चार्ज कैरियर कहां पर चलता है तो करंट बनती है।
तो ये हमने कर लिया चार्ज कैरियर्स के बारे में। तो आज हम इतना ही रखते हैं फिजिक्स में, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे करेंगे। ठीक है, चलते हैं फिर, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।